बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है जोसेफ एंड्रयू। ये एक नॉवल है जो कि हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हमने जो ये राइटर है इसकी बायोग्राफी को स्टडी करना है कि हेनरी फील्डिंग कौन थे। उसके बाद ये जो इन्होंने नॉवल लिखा है जोसेफ एंड्रयूज, इसके की पॉइंट देखेंगे, समरी देखेंगे, थीम, कैरेक्टर एनालिसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये नॉवल हमें थॉरोली समझ आ जाए। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि जो भी स्क्रीन पे मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ, समरी के, पीडीएफ एनालिसिस वगैरह, ये सारे आपको पीडीएफ की सूरत में मिल जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ होता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप ये नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड हैं, जिनके नोट्स उनके साथ अपलोड हैं। हेनरी फील्डिंग का अगर स्टार्ट करें हेनरी फील्डिंग से, तो ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं जो पैदा हुए हैं 1707 यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यानी कि ये 18वीं सेंचुरी के राइटर हैं। अब क्या लिखते हैं, ये नॉवल लिखते हैं। नॉवल किस तरह के लिखते हैं कि आयरनी पे लिखते हैं। आयरनी से मुराद ये है कि ऐसी सिचुएशन जो कि इंसान को चौंका के रख दे, हैरान कर दे। इसके अलावा ड्रामाई अंदाज है। जब आप इनका ये नॉवल पढ़ते हैं तो इसके अंदर आपको इतने ट्विस्ट एंड टर्न नजर आएंगे, इतने चेंजेस आपको इसके अंदर नजर आएंगे कि आप थक जाएंगे। इसके बाद इनका जो नॉवल होता है ये हमेशा ह्यूमर और सटायर के ऊपर होता है। मुख्तलिफ नॉवल इन्होंने लिखे हैं, ये नॉवल भी इनका ह्यूमर भी है और सोसाइटी के ऊपर सटायर भी आपको नजर आएगा। इसके अलावा इनका जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है वो टॉम जोन्स है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा जो ये हमारे राइटर है हेनरी फील्डिंग, ये एक और राइटर जिनका नाम है सैमुअल रिचर्डसन, इन्हीं के टाइम पीरियड के राइटर हैं। इन्हीं जैसा वर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हेनरी फील्डिंग और सैमुअल रिचर्डसन को फाउंडर ऑफ ट्रेडिशनल इंग्लिश नॉवल भी कहते हैं और हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहते हैं। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि हु इज फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, तो आप कह सकते हैं कि हेनरी फील्डिंग जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल है। इसके अलावा इनका जो वर्क है, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर ह्यूमर है, सटायर आपको नजर आएगा। इनका जो सबसे ज़्यादा मशहूर वर्क है वो टॉम जोन्स है, जो कि इन्होंने 1749 के अंदर लिखा था। इससे पहले इन्होंने लिखा था जोसेफ एंड्रयूज 1742 के अंदर। याद रखें कि ये लाइट हार्टेड नॉवल। इसके अलावा इनके बहुत सारे आपको वर्क मिल जाएंगे, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज आपको नजर आएंगे, लेकिन याद रखें कि इनका अंदाज ड्रामाई है। ये जो नॉवल है जिसका हम सिर्फ जोसेफ एंड्रयूज के नाम से जानते हैं, इसका कंप्लीट टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स। अब हमारा जो नॉवल स्टार्ट होता है उसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम भी जोसेफ है और वो एंड्रयू है, यानी कि उसका फैमिली नेम एंड्रयू है। उसके अलावा उसका एक दोस्त होता है जो प्रीस्ट होता है, जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करता है, उसका नाम है मिस्टर एडम्स, अब्राहम एडम्स, जो इसके साथ साथ पूरे नॉवल के अंदर रहता है और इसकी हर जगह मदद करता है। और ये जो सारा नॉवल है ये बेसिकली जोसेफ एंड्रयू के इर्द गिर्द घूमता है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर घूमता है। और जोसेफ एंड्रयू जो है वो क्रिश्चियन है और एक ऐसा क्रिश्चियन है जो क्रिश्चियनिटी से जुड़ के रहना चाहता है। ये कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जो इसके दीन या मजहब के खिलाफ हो। इस नॉवल को जब लिखा जा रहा था तो टाइम पीरियड था 1741 का और इसको लिखा गया 1742 तक, फिर इसको पब्लिश भी 1742 के अंदर कराया गया। जब इसको लिखा जा रहा था जो हमारा राइटर था वो लंदन इंग्लैंड के अंदर मौजूद था और जो टाइम पीरियड चल रहा है वो एनलाइटमेंट एरा चल रहा है, यानी कि रेनेसां का टाइम पीरियड चल रहा है। जॉनर की बात करें तो पैरोडी नजर आएगा। पैरोडी का मतलब होता है कॉमेडी। कॉमेडी ऐसी जो लाइट हार्टेड हो उसको पैरोडी कहते हैं। उसके बाद सटायर आपको नजर आएगा। सटायर सोसाइटी के ऊपर तनकीद है और उन लोगों के ऊपर तनकीद है जो रिलीजन को नहीं मानते। इसके अलावा पिकरस भी एक जॉनर होता है। कौन सा जॉनर होता है? ये वो जॉनर होता है जिसके अंदर एपिसोड तरह से नॉवल को पेश किया जाता है। जैसे कि ड्रामों की एपिसोड होती है, इसी तरह नॉवल के अंदर जब प्रोग्रेस होती है तो इसको पिकरस कहते हैं। सेटिंग का अगर जिक्र करें तो हमें लंदन नजर आता है, सेटिंग के अंदर प्रोमिनेंट जगह है। इसके अलावा रूरल सेटिंग ऑफ इंग्लैंड नजर आता है। रूरल सेटिंग से क्या मुराद है कि इंग्लैंड का एक गाँव दिखाया जाता है शुरू के अंदर, फिर लंदन के अंदर स्टोरी चली जाती है और फिर वापस गाँव के अंदर वापस आती है। इसका जो विलन है वो लेडी बॉबी जो है इस नॉवल के अंदर विलन है और जो हीरो है वो जोसेफ एंड्रयू है। टोन मैंने आपको बता दिया है कि लाइट हार्टेड है और डिडियाटिक है। डिडियाटिक का मतलब ये होता है कि ये जो पूरा नॉवल लिखा गया है बेसिकली ये सबक आमेज है। जिस चीज़ में हम कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं, कोई सबक देने की कोशिश करते हैं ऑडियंस को, उसको डिडियाटिक कहते हैं। ये सारी चीज़ें क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आती है। अगर थीम का जिक्र करें तो आपको इसके अंदर हिपोक्रेसी नजर आएगी। हिपोक्रेसी से मुराद ये है कि जितने भी कैरेक्टर हैं वो बाहर से आपको कुछ नज़र आ रहे हैं और अंदर से कुछ और हैं। इसके अंदर आपको लस्ट वर्सेस
चेस्टसी नज़र आएगी। लस्ट होता है कि फिजिकल लस्ट होता है किसी भी चीज़ के प्लेयर को परस्यू करना, और चेस्टिटी का मतलब होता है पाक दामन होना, यानी कि कोई भी आपके दामन में बुराई ना हो, या फिर आप अपने आप को शैतानी कामों से जब महफूज रखते हैं तो वो चेस्टिटी कहलाती है। इसके अलावा सोशल क्लासेस आपको नज़र आएगी। जोसेफ एंड्रयू के अंदर थोड़ा सा दिखाया गया है सोशल क्लासेस का, क्योंकि लेडी बॉबी जो है वो हमारे हीरो जोसेफ एंड्रयू के पीछे पड़ जाती है, उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, और जब जोसेफ एंड्रयू अपनी मोहब्बत से शादी करने की कोशिश करता है तो वो सोशल क्लास का फ़र्क लेके आती है। इसके अलावा आपको रिलीजन और चैरिटी भी नज़र आएगा। बहुत सारे लोग आपको इसके अंदर अच्छे भी नज़र आएंगे जो हमारे हीरो की मदद करेंगे। रिलीजन इसलिए आपको नज़र आएगा क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर शादी से पहले फिजिकल रिलेशन रखना, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में मुलविस होना हराम करार दिया गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको नॉवल के अंदर जगह जगह जो है डिफरेंट औरतें सीड्यूस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो किसी से भी अपना फिजिकल रिलेशन कायम नहीं करता, क्योंकि वो अपने रिलीजन पे फोकस करता है कि हमारे रिलीजन के अंदर शादी के बाद ऐसे काम किए जाते हैं तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसके अलावा अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी आपको नज़र आएगा। जो अमीर लोग हैं जैसे कि लेडी बॉबी है, वो अमीर है, बहुत ज़्यादा नौकर रखती है अपने नीचे, लेकिन उसकी नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसी तरह वो अपने पावर का अब्यूज़ करती है, लोगों को अब्यूज़ करती है, उनकी चीज़ों का अब्यूज़ करती है, और चाहती है कि जो नौकर जोसेफ एंड्रयू है ये उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करे, लेकिन नौकर नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक रिलीजियस बनता है। इसके अलावा आपको हमारे हीरो की जो मदद करने वाले लोग नज़र आएंगे, जैसे कि एडम्स हमें नज़र आएगा, जिस तरह अब्राहम एडम हमें नज़र आएगा, तो वो ह्यूमैनिटी को शो करता है सोसाइटी के अंदर, इंडिविजुअलिज्म के अंदर। इसके अलावा आपको उसकी गुड नेचर भी नज़र आएगी, आपको उसकी चैरिटी और वैनिटी भी नज़र आएगी। इसके अलावा आपको लंदन की सिटी भी दिखाई जाएगी और इंग्लैंड की एक कंट्री साइड भी दिखाई जाएगी, तो सिटी का कंट्री साइड से कंपैरिजन भी आपको नज़र आएगा। समरी की तरफ जाने से पहले मैं कैरेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि समरी हमें फिर ऐसे ही समझ आएगी। जोसेफ एंड्रयू जो है बेसिकली ये एक हैंडसम जवान आदमी है, और ये क्या करता है, एक घर के अंदर नौकर है। अब थ्रू आउट द नॉवल बेसिकली वो अपनी वर्जिनिटी बचाना चाहता है, वो चेस्ट रहना चाहता है, वो शादी से पहले कोई भी सेक्सुअल काम नहीं करना चाहता। ये एक हसीन नौजवान है जिस पे मालकिन का दिल आ गया है, और मालकिन चाहती है कि इसको सेड्यूस कर ले क्योंकि वो अपने बूढ़े हस्बैंड से तंग है। लेकिन जोसेफ एंड्रयू जो है वो एक रिलीजियस बंदा है और वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। इसके अलावा इसके माँ बाप दिखाए जाएंगे, मिस्टर एंड मिसेज एंड्रयू। बेसिकली एक सिस्टर भी दिखाई जाएगी, पिमीला। पिमीला एक नॉवल भी है जिसका आगे मैं आपको समरी के अंदर बताती हूँ। फिलहाल आप ये समझ लें कि जोसेफ एंड्रयू की जो बहन है वो पिमीला है, और इसके माँ बाप जो हैं वो मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयू हैं। उसके बाद मिस्टर बॉबी आपको नज़र आएंगे। मिस्टर बॉबी बेसिकली पिमीला के शौहर हैं और पिमीला से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा आपको ये एक लॉयर भी नज़र आएंगे। इसके अलावा सर थॉमस बॉबी भी हैं। सर थॉमस बॉबी हमारी विलन लेडी बॉबी के शौहर हैं और नॉवल के अंदर मर भी जाते हैं। लेडी बॉबी जो है ये इस नॉवल की विलन है, और बेसिकली ये एक ऐसी विडो है, यानी कि ऐसी बेवा है जो कि जोसेफ एंड्रयू को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर परसुएड करना चाहती है, इसको सीड्यूस करना चाहती है। इसी की एक नौकरानी है मिसेस स्लिप स्लॉप, वो भी सेम चीज़ चाहती हैं कि जोसेफ एंड्रयू को फंसा लें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये उम्र में बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा मिस्टर अब्राहम एडम्स जो हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक क्रिश्चियन हैं जो कि चर्च में काम करते हैं, सरमन्स देते हैं, और ये जोसेफ एंड्रयू की जगह जगह मदद करते हैं अच्छे मशवरे देने के अंदर और इसकी ज़िंदगी बचाने के अंदर। इसके अलावा फैनी आपको नज़र आएगी। फैनी गुडविल जो है एक खूबसूरत नौजवान लड़की है, ये इस नॉवल की हीरोइन है और जोसेफ से आखिर में शादी करेगी, और ये जोसेफ की बिलवड भी है। इसके बाद हमें विल्सन नज़र आएंगे। विल्सन एक फैमिली है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो हमारे मेन हीरो हीरोइन की बहुत ज़्यादा मदद करती है, और आखिर के अंदर ये राज खुलता है कि जो जोसेफ एंड्रयू है ये विल्सन फैमिली का बेटा होता है, जोसेफ मिस्टर एंड मिसेस जो एंड्रयू का बेटा नहीं होता। इसके बाद लेडी टाइटल नज़र आएंगी, ये गॉसिप करने वाली लेडी हैं। बाकी फर्दर माइनर कैरेक्टर हैं जो समरी में जैसे जैसे आते जाएंगे हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। इनके ऊपर लॉन्ग नोट नहीं आता, ये छोटे कैरेक्टर हैं। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है तो वो हमारे मेजर कैरेक्टर के बारे में आ सकता है, माइनर कैरेक्टर के बारे में लॉन्ग नोट्स नहीं आया करते। अब समरी को डिटेल के अंदर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है जोसेफ एंड्रयू को दिखाया जाता है, बेसिकली बताया भी जाता है कि वो भाई है किसका, पेमेला का। पेमेला का भाई क्यों है? पेमेला कौन थी? पेमेला बेसिकली एक नॉवल ऑलरेडी है, उसका मेन कैरेक्टर भी पेमेला है, उसका नाम है पूरा पेमेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड। ये नॉवल सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा है जो कि हमारे पास कॉन्टेम्परेरी भी हैं।
हेनरी फील्डिंग के। इसके अलावा सैमुअल रिचर्डसन ने एक नॉवल लिखा था पेमिला, जिसके अंदर मेन कैरेक्टर पेमिला जो होती है, बहुत सारे लोग उसकी वर्जिनिटी लेने की कोशिश करते हैं, उसको सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और उससे सेक्सुअल रिलेशन कायम करने की कोशिश करते हैं कि लेकिन ये एक अच्छी औरत होती है, इसलिए ये कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं करती। सेम उसके रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास हेनरी फील्डिंग ने एक नॉवल लिखा है जिसके अंदर मेन कैरेक्टर जोसेफ एंड्रयू यानी कि एक मेल लिया है और मेल की चेस्टिटी दिखाने की कोशिश की है कि मेल भी पाक होते हैं, पाक दामन होते हैं जैसे कि औरतें होती हैं। तो पेमिला भी एक पाक दामन औरत थी और जोसेफ एंड्रयू भी एक पाक दामन मर्द है और दोनों बहन भाई हैं। दोनों की स्टोरी आपको इस नॉवल के अंदर नजर आएगी। जोसेफ दिखाया जाता है जो कि एक हैंडसम कैपेबल जवान लड़का है और ये क्या करता है कि सर थॉमस बॉबी के घर के अंदर जानवरों की देखभाल करता है, लेकिन इनकी जो बीवी है लेडी बॉबी, उसका दिल आ जाता है इसके ऊपर, तो वो इसको जानवरों की देखभाल से हटाकर अपना पालतू नौकर बना लेती है। ये बेसिकली लेडी बॉबी के काम करने लग जाता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद लेडी बॉबी अपने शौहर थॉमस बॉबी से कहती है कि गांव में मेरा दिल नहीं लगता, हमें शहर ट्रैवल कर जाना चाहिए, यानी कि लंदन की सिटी में चले जाना चाहिए। और ये लोग वहाँ पे चले भी जाते हैं। कुछ अरसा ये वहाँ पे रहते हैं। लेडी बॉबी मुसलसल कोशिशें करती रहती है कि ये जो नौकर जोसेफ एंड्रयू साथ लेके गई है इसको सिड्यूस करे और इससे सेक्सुअल रिलेशन कायम करने की कोशिश करे, लेकिन जोसेफ एंड्रयू चूंकि एक क्रिश्चियन है तो वो शादी से पहले ऐसे काम नहीं करना चाहता। इसके अलावा जब ये लंदन जाता है तो वहाँ पे इसका शौहर लेडी बॉबी का, थॉमस बॉबी की डेथ हो जाती है, जिस पर लेडी बॉबी और शेर हो जाती है और जोसेफ को कंप्लीट तरीके से सिड्यूस करने की कोशिश करती है, हत्ता कि रातों को इसको अपने कमरे के अंदर भी बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन जोसेफ हर दफ़ा इसको निगलेक्ट कर देता है, हर दफ़ा कह देता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, जिस पे ये बहुत ज़्यादा गुस्से भी हो जाती है। लेडी बॉबी बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है। इस पे इसकी नौकरानी मौजूद होती है जिसका नाम है स्लिप स्लॉप। ये एक बूढ़ी औरत होती है, लेकिन इसका भी जोसेफ के ऊपर दिल होता है, तो ये लेडी बॉबी के कान भरने की कोशिश करती है कि ये जो जोसेफ है ये तुम्हें भाव नहीं डालता, बाकी तो सबको भाव डाल रहा होता है। जिस पे लेडी बॉबी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एक दिन जोसेफ को निकाल देती है। जब वो जोसेफ को नौकरी से निकाल देती है तो जोसेफ के पास अब कोई जगह जाने के लिए नहीं होती, तो वो लंदन से अपनी कंट्री वापस आने लगता है, अपने गांव वापस आने लगता है, ताकि वो आके यहाँ पे शादी कर सके। किससे? अपनी महबूबा फैनी से, क्योंकि वो फैनी से मोहब्बत करता है, फैनी से शादी करना चाहता है और इसीलिए वो वापस गांव आना चाहता है। फैनी कौन होती है? फैनी बेसिकली चैम्बर मेड होती है। चैम्बर मेड से मुराद ये होती है कि वो नौकरानियाँ जो कमरे सही किया करते हैं। बेसिकली ये नौकरानी होती है और ये बॉबी फैमिली की नौकरानी होती है, लेकिन ये गांव के अंदर नौकरानी होती है। जो गांव में बॉबी फैमिली का घर होता है वहाँ पे नौकरानी होती है। जोसेफ को लंदन गए हुए 1 साल हो चुका होता है। 1 साल से ये फैनी से नहीं मिला होता है। जब ये वापस आ रहा होता है तो जोसेफ को कुछ रॉबर्स जो हैं वो रॉब कर लेते हैं, लूटते हैं, मारते पीटते हैं, इतना मारते पीटते हैं कि इसका सारा साजो सामान छीन लेते हैं और इसके कपड़े तक उतार के ले जाते हैं। इसको एक बग्गी वाले बचाते हैं और वो बग्गी वाले उसको एक होटल के अंदर फेंक के चले जाते हैं। होटल के मालिक होते हैं मिस्टर टो। मिस्टर टो अच्छे दिल के आदमी होते हैं, लेकिन इनकी बीवी जो है वो बहुत ग्रीडी होती है। मिस्टर टो जो है इसके लिए एक लड़की जो कि वहाँ पे मौजूद होती है जिसका नाम होता है बेटी, उसको नाफिज करते हैं और बेटी खुद भी दिलचस्पी दिखाती है जोसेफ की तीमारदारी करने के लिए। बेटी भी बेसिकली जोसेफ पे फिदा हो जाती है और चाहती है कि इसके साथ फिजिकल रिलेशन कायम करे। तो जोसेफ इससे भी फिजिकल रिलेशन कायम नहीं करना चाहता, क्योंकि अगेन वो क्रिश्चियन है और वो अपनी चेस्टिटी को बचाना चाहता है। वो काफ़ी टाइम तक इन के अंदर, यानी कि एक ऐसे होटल के अंदर मौजूद रहता है जहाँ पे मुसाफिर रहते हैं, यहाँ पे इसकी देखभाल की जाती है जब तक कि ये सेहतमंद नहीं हो जाता। ये यहाँ पे अपना टाइम गुजार रहा होता है कि इसका जो दोस्त है अब्राहम एडम जो है, ये जोसेफ का एक ऐसा दोस्त है जो क्लर्क भी है, ये क्रिश्चियनिटी भी फैलाता है, किताबें भी लिखता है, सरमन्स भी देता है और ये किताबें पब्लिश कराने के लिए ही लंदन में जा रहा होता है। बेसिकली अब्राहम एडम ये सोचता है कि जिसके सरमन है लिखे हुए हैं, इसने अपनी किताबें लिखी हुई हैं, ये लंदन के अंदर लोगों को सेल करेगा और पैसे कमाएगा। इसके अलावा लेकिन जब ये अपना बैग खोल के देखता है तो इससे पता लगता है कि इसकी जो बीवी है उसने इसकी कुछ किताबें निकाल दी हैं और उन किताबों की जगह पे उसने वहाँ पे उनकी टी-शर्ट्स भर दी हैं, यानी कि उसके कपड़े भर दिए हैं कि भाई ये लंदन जा रहा है तो इसे कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जिस पे एडम को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो ये सोचता है कि उसे वो अपने सरमन्स, अपनी किताबें लेने के लिए जो वो पब्लिश कराने जा रहा था लंदन, वो उसे वापस लेने के लिए गांव जाना पड़ेगा। तो वो और जोसेफ दोनों दोस्त ये फैसला करते हैं कि हम वापस दोनों मिलकर गाँव चलते हैं। दोनों एक दूसरे को जानते तो होते हैं और वो सफ़र इख्तियार करते हैं। कभी वो किसी कोच में बैठ जाते हैं, कभी वो किसी बग्गी में बैठ जाते हैं, कभी वो पैदल चलने लगते हैं। रास्ते में एक दूसरे को बातें बताते हुए, दिल का हाल सुनाते हुए
कहानियाँ सुनाते हुए जाते हैं। एडम जो है ये जोसेफ को बातें बताते जा रहा होता है रिलीजन की, जैसे कि लियोनारा की कहानी सुनाता हुआ जा रहा होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जंगल के अंदर जब एडम जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और खुद ही लंबा सफ़र इख्तियार करने लगता है। वो बेसिकली अपने दोस्त से मुख्तलिफ सिम्त के अंदर जा रहा होता है कि उसे पता लगता है कि एक औरत है जो जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा चीख रही है। उसे लगता है कि इस औरत पे किसी ने अटैक कर दिया है, तो वो वहाँ पे उसके करीब जाता है, औरत को बचाता है, अटैकर्स को दूर हटाता है। जब वो देखता है ये औरत वही होती है फैनी। ये फैनी बेसिकली जोसेफ की लवर होती है, बिलविड होती है और जोसेफ इससे शादी करना चाहता होता है। एडम बेसिकली फैनी को बचा रहा होता है। वो फैनी को लेता है और जोसेफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एडम जब फैनी को लेकर लोकल इन यानी मुसाफिरों के होटल के अंदर वापस आता है तो वो जोसेफ और फैनी को मिलाता है। जोसेफ और फैनी दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करते होते हैं। वो फैसला करते हैं कि अगले दिन वो सारे मिल के अपने गांव वापस जाएंगे। एडम जो होता है वो उसके पास पैसे नहीं होते कि वो होटल के पैसे अदा कर सके, तो एडम पैसों का जुगाड़ लगाने के लिए 2-4 दोस्तों से मिलता है, लेकिन उसको नहीं मिलते। एक पैडलर से मिलता है। पैडलर वो होता है जो पैरों से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा के आता है, यानी कि लोगों को अपनी बग्गी में बिठाता है और पैरों से वो बग्गी को चलाया करता है। तो उसके पास कुछ पैसे होते हैं, वो एडम को पैसे दे देता है। एडम जिससे लोन उतार देता है होटल का। अब एडम, जोसेफ और फैनी जो हैं वो गांव वापस आ रहे होते हैं। जब वो गांव वापस आ रहे होते हैं तो वो गुजर रहे होते हैं जगह जगह से, उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो समझते हैं कि ये आवाज़ें जो हैं ये किसी जिन भूत की हैं। बेसिकली वो चोरों की होती हैं जो शीप्स को चुराने आए होते हैं, लेकिन वो डर के एक घर के अंदर घुस जाते हैं। वो घर होता है विल्सन फैमिली का। विल्सन फैमिली के अंदर जब वो जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि विल्सन फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है। मिस्टर विल्सन जो है एक जेंटलमैन है। वो अपनी जवानी की कहानी सुनाने लगते हैं, जिसपे वो बताते हैं कि किस तरह से वो गैम्बलर थे, वुमनाइजर थे। लंदन में उन्होंने कितनी अय्याशियां की हैं, उसके बाद वो कर्जदार भी हो गए थे, फिर जेल भी गए, फिर उन्हें हैरियट नामी औरत से मोहब्बत हो गई और उससे उन्होंने शादी की और उसके बाद से अब तक वो बहुत ज़्यादा खुश है। सिवाय उनकी ज़िंदगी के अंदर एक गम है, वो ये गम है कि उनका जो बेटा है, उनका जब एक बेटा, सबसे बड़ा बेटा पैदा हुआ तो उसके चेस्ट के ऊपर एक स्ट्रॉबेरी का मार्क है और उनका वो बेटा जो है वो किसी ने चुरा लिया, यानी कि उनका बेटा बचपन में ही उनसे बिछड़ गया है और अब तक वो उसको ना ढूंढ सके, यानी कि अब तक वो उनको ना मिल सके। मिस्टर विल्सन की ये सारी कहानी सुन के जोसेफ, एडम और फैनी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सिंपैथी करते हैं, लेकिन अगले दिन वो अपने गांव की तरफ वापस चल पड़ते हैं। जब वो गांव वापस पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि लेडी बॉबी जो है वो उनसे पहले पहुंच चुकी है, यानी कि वो लंदन से पहले वापस आ चुकी है। जब उन्हें पता लगता है कि गाँव के अंदर जो जोसेफ है वो शादी करना चाहता है फैनी से और शादी का ऐलान भी कर रहा है, तो लेडी बॉबी को दोबारा से मिर्चें लग जाती हैं। लेडी बॉबी जोसेफ को फिर से हासिल करना चाहती हैं और इसके लिए वो डिफरेंट प्लान्स बनाती हैं कि जोसेफ जो है वो फैनी से शादी ना कर सके बल्कि लेडी बॉबी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करे। इसके लिए वो मुख्तलिफ चीज़ें इख्तियार करती हैं, जैसे कि वो वहाँ पे जस्टिस एक मौजूद होता है, फोकलिक, उससे कहती हैं कि जोसेफ और फैनी की शादी इसलिए ना कराई जाए क्योंकि ये लोग तो ट्विग्स यानी कि शीप्स को चोरी करते हैं, तो इनको जेल में डाल दिया जाए। जिस पे वहाँ पे लेडी बॉबी का जो एक नेफी होता है, स्क्वायर बॉबी, वो आ जाता है, उसको मिस्टर बॉबी कहते हैं। वो जस्टिस लेके आता है, वो आके जोसेफ को बचाता है। बेसिकली ये पेमेला का हस्बैंड होता है और पेमेला जो है वो जोसेफ की सिस्टर होती है। अब तक कहानी में यही पता होता है कि पेमेला जो है वो जोसेफ की सिस्टर होती है, लेकिन कहानी के आखिर में ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। बेसिकली ये जो स्क्वायर बॉबी है और ये पेमेला जो है ये जोसेफ और फैनी के साथ है, लेडी बॉबी के साथ नहीं। तो लेडी बॉबी अब कहती है कि अब मैं क्या करूं, तो वह नया प्लान जो है मुरतब करती है। वो स्क्वायर बॉबी और पेमेला को भड़काने की कोशिश करती है कि जोसेफ और फैनी जो हैं इनकी सोशल क्लास का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो जोसेफ को इससे शादी नहीं करनी चाहिए, जिस पे ये दोनों इसकी बात नहीं सुनते। तो वो तीसरा बंदा ढूंढ के लेके आती है, इसका नाम है डाई डेपर। डाई डेपर से कहती है कि तुम फैनी का रेप कर दो। वो फैनी का रेप करने के लिए जाता है, तो वहाँ पे जोसेफ जो है वो फैनी को बचा लेता है। अब जोसेफ के अंदर बहुत ज़्यादा ईगरनेस होती है, वो जल्दी से जल्दी फैनी से शादी करना चाहता है ताकि वो जितने भी तमाम गुनाह हैं उनसे बच सके। इसी दौरान दिखाया जाता है कि वो जो पैडलर जिसने एडम को उधार दिया होता है वो जोसेफ के पास, जोसेफ के घर वापस आता है। जोसेफ के घर वो वापस कैसे आता है, क्योंकि एडम्स का बच्चा दरिया में डूब के मर रहा होता है और ये जो पैडलर है ये दरिया में छलांग लगा के उसका बच्चा बचाता है और इसको इसके माँ बाप के घर छोड़ने आता है। तो उनको पता लगता है कि यहाँ पे जोसेफ, फैनी और एडम्स तीनों मौजूद हैं। वो जब यहाँ पे आता है तो इनको बताता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक और न्यूज़ है, वो ये कि ये जो फैनी जिससे तुम शादी करना चाहते हो असल में तुम्हारी बहन हो सकती है, क्योंकि ये मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयू की बेटी है।
जिस पे मिस्टर मिसेस एंड्रयू को बुलाया जाता है तो वो कहते हैं हाँ ये तो हमारी बेटी है जो बचपन में खो गई थी। अब शादी कैंसिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो फैनी है वो जोसेफ की बहन निकलती है। लेकिन जैसे मिस्टर मिसेस एंड्रयू आके ये बताते हैं कि फैनी जो है वो हमारी बेटी है, वो साथ उसकी बीवी ये भी बताती है कि ये जो जोसेफ है, असल में जोसेफ एंड्रयू, ये मेरा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, ये मेरा गोद लिया हुआ बेटा है। जिस पे दोबारा से तहलका मच जाता है। मिस्टर विल्सन भी शादी को अटेंड करने के लिए जब आते हैं तो वो आके बताते हैं कि उनका बेटा जब बहुत छोटा था, यानी कि क्रैडल में मौजूद था, तो उनका जो क्रैडल है वो मिसप्लेस हो गया और उनका जो बेटा है वो गुम हो गया था। वो फर्दर ये बताते हैं कि जो मेरा बेटा गुम हुआ था उसके चेस्ट के ऊपर स्ट्रॉबेरी का मार्क है, यानी कि उसके ऊपर एक मस्सा उगा हुआ है। जिस पे जोसेफ एंड्रयू कहता है कि मेरे सीने के ऊपर एक मस्सा उगा हुआ है जो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा। जिस पे मिस्टर विल्सन जब उसको देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि जोसेफ तो मेरा ही बेटा है। अब फ्यूजन क्लियर हो चुका होता है। बेसिकली जोसेफ मिस्टर मिसेस एंड्रयू का बेटा नहीं होता बल्कि मिस्टर विल्सन का बेटा होता है, और ये जो फैनी है ये मिस्टर मिसेस एंड्रयू की बेटी होती है। तो अब शादी में कोई मुजायका नहीं होता, तो शादी जो है वो दोबारा से रखी जाती है, जिस पे एडम्स जो कि चर्च का बंदा होता है वो शादी की सेरेमनी को सर अंजाम देता है और जोसेफ और फैनी की शादी हो जाती है। जोसेफ और फैनी आखिर में दिखाया जाता है कि बहुत खुशी से रह रहे होते हैं। फैनी प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और जो लेडी बॉबी हैं वो लंदन वापस चली गई होती है और वहां पे उन्होंने एक कैप्टन से शादी कर ली होती है और कैप्टन के साथ वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं। यहाँ पे स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है कि ये नॉवल आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो क्लास फेलोज के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।